हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हमारा साइंस, चैप्टर हमारा सेकंड, और हम इसमें देख रहे थे मानव पाचन तंत्र। डायग्राम इसका हमने डिस्कस किया और कुछ बातें ये देखी कि हम सबसे पहले मुख द्वारा भोजन को अंतर ग्रहण करते हैं और मुख गुहा में दांतों के द्वारा और जीभ पर उपस्थित लार ग्रंथियों द्वारा भोजन के पाचन को स्टार्ट किया जाता है। दांत हमारे 4 प्रकार के हमने देखे, कृंतक, रद्नक, च्वर्णक, अग्रच्वर्णक। ये सभी दांत क्या करते हैं? भोजन को काटने का, चबाने का कार्य करते हैं। इसी के साथ जीभ पर उपस्थित लार ग्रंथियों द्वारा लार रस का स्रावन होता है और ये लार रस किसका पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। और साथ ही ये भोजन को क्या कर देते हैं? श्लेष्मा के स्राव द्वारा गीला और नम बनाए रखते हैं। इसी के साथ आगे भोजन है मुख गुहा से ग्रसनी और ग्रासनाल से होता हुआ कहाँ पहुँचता है? आमाशय। आमाशय हमने देखी थी इस तरह जे की आकृति की एक संरचना हमने यहाँ देखी। इसमें यहाँ क्या देखा था? यकृत। यहाँ क्या है? ये आमाशय। और इस प्रकार आगे ग्रहणी का भाग होगा ये, और यही क्या पाया जाता है? यहाँ अग्नाशय। अब हम बात कर रहे हैं आमाशय। तो जब आमाशय में भोजन ग्रसनी और ग्रासनाल से गुजरता हुआ जब पहुंचता है, यहाँ से भोजन गीला और नम बना रहता है और ये भोजन किस रूप में आता है? बोलस के रूप में। तो आमाशय में भोजन किस रूप में प्रवेश करता है? बोलस। बोलस यानी बिल्कुल गीला नम बना हुआ बोल्स के रूप में आमाशय में प्रवेश करता है। और आमाशय में ये आपको यहाँ इसके मुख्य 3 भाग दिखाई देते हैं। एक यहाँ ग्रासनाल की तरफ का भाग होता है, कार्डियक भाग। एक यहाँ बीच का ये भाग जे आकृति बनाता है, ये पाइलोरिक भाग। और तीसरा भाग क्या होता है? फंडिस। और इसी में यहाँ अवरोधन या संकोचक पेशियाँ पाई जाती है, जो क्या करती है? एक बार जब भोजन बोलस के रूप में आमाशय में प्रवेश कर जाता है और आमाशय में यहाँ भोजन का माध्यम कैसा होता है? अम्लीय। तो इस अम्लीय भोजन को वापस ऊपर ग्रासनाल में जाने से रोकती है। और जब यहाँ से ये आगे छोटी आंत या ग्रहणी में प्रवेश कर जाता है तो यहाँ से वापस आमाशय में आने से भी रोकने के लिए यहाँ क्या पाई जाती है? अवरोधिनी कह सकते हैं, या हम कहते हैं इन्हें संकोचक पेशियाँ पाई जाती है। अब यहाँ आमाशय में क्या होता है? म्यूकस का स्राव होता है। एक यहाँ पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक यहाँ पाया जाता है पेप्सिन। क्या पाया जाता है? पेप्सिन। तो यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ श्लेष्मा कोशिकाएं, श्लेष्म कोशिकाएं तो किसका स्राव करती है? म्यूकस का। और ऑक्सिंटिक कोशिकाएं किसका स्राव करती है? HCl। और यहाँ पर अम्लीय माध्यम के द्वारा प्रो एंजाइम होता है, ये प्रो एंजाइम पेप्सिन, जिसे किस में कन्वर्ट किया जाता है? ये पेप्सिनोजन होता है जिसे पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। और ये पेप्सिन क्या कार्य करता है? हमारे भोजन का कौन सा भाग? प्रोटीन का पाचन कौन करता है? यहाँ पेप्सिन। और किस में कन्वर्ट करता है? ये पेप्टाइड में। इसी तरह से नवजात शिशुओं में दूध का पाचन करने के लिए क्या पाया जाता है? रेनिन एंजाइम। किसका पाचन करता है? ये दूध का पाचन। और रेनिन एंजाइम यहाँ पाया जाता है जो दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन को पैरा कैसीन में चेंज करता है। हाँ, हम आमाशय की बात कर रहे हैं। आमाशय में भोजन किस रूप में आता है? बोलस के रूप में आता है। और आमाशय में 3 प्रकार के स्राव यहाँ हमें मिलते हैं। पहला है म्यूकस, दूसरा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा होता है पेप्सिन। HCl के कारण आमाशय है उसमें भोजन का माध्यम किस प्रकार का बना रहता है? अम्लीय। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए आमाशय में भोजन का कैसा माध्यम होता है, तो कैसा होता है? अम्लीय। अम्लीय है और यहाँ HCl का स्रावन होता है। तो कोई भी अगर भोजन के साथ हानिकारक अगर जीवाणु प्रवेश कर जाता है तो उस जीवाणु को इस अम्लीय माध्यम के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। और इसमें ये स्राव है, ये इस आमाशय की भित्ति के द्वारा किए जाते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सिंटिक कोशिकाएं तो HCl का स्रावन करती है, कुछ श्लेष्मक कोशिकाएं होती है जो म्यूकस का स्रावन करती हैं, और एक इसमें इसकी भित्तियों के द्वारा किसका स्राव होता है?
प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, जो किस में कन्वर्ट होता है, क्रियाशील पेप्सिन में। जब भोजन जैसे ही अम्लीय माध्यम होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रियाशील पेप्सिन में। और ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। बनाता क्या है कि प्रोटीन का जब पाचन हुआ तो क्या बना, पेप्टाइड। क्या बनता है, पेप्टाइड। इसी प्रकार नवजात शिशु हैं उनमें क्या है कि दूध है उसका पाचन, या दूध में जो उपस्थित कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन होता है, उसका पाचन भी किसके द्वारा किया जाता है, रेनिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ स्रावित होता है, आमाशय में। तो आमाशय में स्रावित रेनिन एंजाइम नवजात शिशुओं में उपस्थित, नवजात शिशुओं के लिए दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है, पैरा कैसीन में। तो यहाँ तक ये पाचन क्रिया कहाँ होती है, आमाशय में। फिर से आप देखिए कि सबसे पहले मुख गुहा में हमने क्या पाचन, किसका पाचन करवाया था, कार्बोहाइड्रेट का। और यहाँ एंजाइम हमने कौन सा लिया था, एमिलेज। इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, टायलिन। कौन सा एंजाइम होता है, एमिलेज या टायलिन। ये कार्बोहाइड्रेट का हमारा जो स्टार्च भाग होता है उसका पाचन करता है। ये स्टार्च को माल्टोज या सुक्रोज में चेंज कर देता है। आगे हमने देखा प्रोटीन का पाचन, कुछ भाग का पाचन तो कहाँ देखा हमने, आमाशय में होता है। अब इसी के आगे हम देखते हैं कि यकृत है। यकृत से क्या स्रावित होता है, पित्तरस। हम यहाँ देखते हैं कि यकृत है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और किसका स्राव करता है, ये पित्त रस का स्रावन करता है। इसी प्रकार अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि है, इसके जो स्राव होते हैं, अग्नाशयिक स्राव, अग्नाशयी रस है, इसमें विभिन्न तरह के एंजाइम पाए जाते हैं जिनकी हम बात करते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ एंजाइम पाए जाते हैं एमिलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, काइमोट्रिप्सिन और न्यूक्लियेज। और आगे भोजन कहाँ जाएगा, ग्रहणी। ग्रहणी के ये 3 भाग होंगे, छोटी आंत, अग्र शुदांत्र और आगे इसके बाद क्या आएगा, वृहदांत्र। तो ग्रहणी है, इसके यहाँ जब ये नलिकाएं हैं इनके बीच में क्या होता है, यहाँ किसका पाचन होता है, भोजन का पाचन किया जाता है। तो जो छोटी आंत है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, यहाँ भोजन का लगभग पाचन हो जाता है और कुछ भाग का अवशोषण भी स्टार्ट हो जाता है। तो छोटी आंत में तो भोजन का पाचन और अवशोषण सबसे अधिक होता है। इसके बाद जो कुछ भाग रह जाता है अवशोषण के लिए, उसका अवशोषण कहाँ होता है, अग्र शुदांत्र में। कहाँ होता है, अग्र शुदांत्र में। अग्र शुदांत्र में अवशोषण के बाद भी अगर कुछ भाग रह जाता है तो उसका अवशोषण कहाँ होता है, शुदांत्र में। कहाँ होता है, शुदांत्र में। तो हमने देखा कि ग्रसनी, ग्रास नाल से होता हुआ भोजन जब आमाशय में आता है तो किस रूप में प्रवेश किया था, बोलस के रूप में। जब आमाशय से भोजन बाहर निकलता है तो किस रूप में निकलता है, ये काइम के रूप में। किस रूप में निकलता है, काइम के रूप में। और ये कहाँ प्रवेश करता है, ग्रहणी। ग्रहणी के हमने 3 भाग देखे, छोटी आंत, अग्र शुदांत्र और शुदांत्र। छोटी आंत है, इसमें भोजन का लगभग पाचन संपन्न होकर और अवशोषण क्रिया स्टार्ट हो जाती है। जो जिस भाग के भोजन के जिस भाग का अवशोषण नहीं होता उसका अवशोषण कहाँ होता है, अग्र शुदांत्र में। अग्र शुदांत्र में अवशोषण क्रिया के बाद भी अगर किसी भाग का अवशोषण नहीं होता है तो कहाँ जाएगा, आगे शुदांत्र में। तो हम आगे देखते हैं कि छोटी आंत में पाचक एंजाइम या पाचक रस के द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। पाचक रस या पाचक एंजाइम के द्वारा छोटी आंत में भोजन का पाचन क्रिया संपन्न होती है। और ये एंजाइम होते कौन कौन से हैं, यहाँ क्या पाया जा रहा है बीच में, अग्नाशय। ये अग्नाशय क्या करता है, अपने स्राव को इन नलिकाओं के मध्य छोड़ता है और यहाँ छोटी आंत के या ग्रहणी के इन भागों के मध्य इस भोजन के पाचन की क्रिया कंप्लीट होती है। जैसे हम देखते हैं कि एमिलेज एंजाइम हम देख रहे हैं। एमिलेज एंजाइम क्या करता है, एमिलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है।
एमिलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। एमिलेज या टाइलिन एक ही बात है। यही एंजाइम वहाँ लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित हो रहा था, तो वहाँ 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। जो कार्बोहाइड्रेट वहाँ रह जाता है उसका पाचन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर हमने देखा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों ही एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं और क्या बनाते हैं, पेप्टाइड, या हम लिख सकते हैं एमिनो अम्ल भी यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ कौन से एंजाइम हो गए, ट्रिप्सिन और हम दूसरा दे सकते हैं काइमोट्रिप्सिन। थर्ड है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम है, ये पित्तरस द्वारा भी स्रावित होता है और यहाँ भी लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा का पाचन करता है। किस में करता है ये, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, और यहाँ करता कौन है ये, लाइपेज एंजाइम। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारे शरीर में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है केंद्र में, डीएनए आरएनए। तो डीएनए आरएनए का पाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है, न्यूक्लियस। और डीएनए आरएनए बनते कैसे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा। कैसे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ हम देखते हैं कि डीएनए और आरएनए का पाचन किस में होता है, न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पाचन करेगा कौन, न्यूक्लियेज एंजाइम। तो ये कहाँ हो रही है ये सारी क्रिया, छोटी आंत में। कहाँ हो रही है ये सारी क्रिया, छोटी आंत में। इसके बाद छोटी आंत में इनके पाचन क्रिया होने के बाद अवशोषण का कार्य कहाँ शुरू होता है, इसके कौन से भाग में शुरू होता है, अग्रशुदांत्र में। यहाँ पर क्या किया जाता है, इस पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। यहाँ अग्रशुदांत्र में एंटेरोसाइट्स विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, ये भोजन का अवशोषण करती है। तो यहाँ पूछा जाता है कि छोटी आंत पूछे या अग्रशुदांत्र पूछे कि अग्रशुदांत्र में कौन सी कोशिकाएं भोजन का अवशोषण करती है, तो इनका नाम क्या होता है, एंटेरोसाइट्स, या हम हिंदी में कहते हैं इन्हें आंत्र कोशिका के द्वारा यहाँ भोजन का अवशोषण किया जाता है। कुछ भाग रह जाता है, उसका अवशोषण कहाँ किया जाता है, शुदांत्र का। शुदांत्र के द्वारा यहाँ कुछ बचे हुए भोजन के भाग का अवशोषण क्रिया की जाती है। उसके बाद आगे भोजन कहाँ पहुँचेगा, बृहदांत्र में प्रवेश करता है। शुदांत्र से आगे भोजन कहाँ पहुँचता है, बृहदांत्र। बृहदांत्र में कोई भी जैसे पित्त, लवण, पित्तरस है, इनके द्वारा कुछ भाग का और अवशोषण यहाँ कर लिया जाता है और अपशिष्ट पदार्थों को आगे से आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके आगे भोजन कहाँ जाएगा, मलाशय में। मलाशय के बाद कहाँ जाता है, गुदा नाल और गुदा द्वार तक पहुँच जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा ये पाचन या डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ कंप्लीट होता है। आप स्टार्टिंग से इस तरह से देखेंगे कि सबसे पहले मुख में भोजन अंतर ग्रहण किया, मुख गुहा में कुछ भाग का पाचन होता है। उसके बाद कैसे जाएगा ये, ग्रसिका ग्रास नाल से बोलस के रूप में होता हुआ कहाँ पहुँचता है, आमाशय में। आमाशय में 3 प्रकार के स्राव हमने देखे। फिर कहाँ जाएगा ये, आगे ग्रहणी। ग्रहणी के ये 3 भाग हैं, छोटी आंत, अग्रशुदांत्र और शुदांत्र, जिनमें ये अलग अलग प्रकार से पाचक रसों का पहले पाचन हो, पाचक रसों द्वारा भोजन का पाचन होता है। फिर उसका क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है और अपशिष्ट पदार्थों को आगे से आगे बाहर की ओर उत्सर्जित किया जाता है। थैंक यू।